वो लड़की लगता है एस्ट्रोलॉजी वैली की है। भीड़ में कुछ तेज नजर वाले लोग धीरे धीरे दूर जा रही दोनों लड़कियों को देखकर तुरंत बोल उठे। एस्ट्रोलॉजी वैली एक खास सेक्ट है। इस सेक्ट में लोगों की संख्या बहुत कम है और यहाँ के प्रैक्टिशनर्स दूसरे सेक्ट से अलग होते हैं। आम सेक्ट्स ज़्यादातर डो की प्रैक्टिस करते हैं। पॉइजन सेक्ट जैसे जो पॉइजन डो की कल्टीवेट करते हैं, या एंशिएंट विल्डरनेस हॉल जैसे जो शारीरिक ट्रेनिंग पर फोकस करते हैं। इन सब के बीच एस्ट्रोलॉजी वैली को एक टेढ़ी तलवार की तरह माना जा सकता है, क्योंकि ये सेक्ट मशहूर है एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करने के लिए, यानी सो कॉल्ड लैंग्वेज। कहा जाता है कि असली एस्ट्रोलॉजी मास्टर्स हाथ के इशारे से ही जीवन मृत्यु का फैसला कर सकते हैं और लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये सच है या नहीं, कोई नहीं जानता। एस्ट्रोलॉजी वैली में अब तक कोई भी उस सुप्रीम स्टेट तक नहीं पहुंचा। इसलिए पूरे ज़ुएन के 3 दिनों में एस्ट्रोलॉजी वैली की पोजीशन लगभग सबसे नीचे रैंक होती है। सही टाइम, जगह और कुछ हेवनली विजन्स की मदद से ये लोग कुछ घटनाओं के होने या रिजल्ट का अंदाजा लगाते हैं, या फिर किस्मत को आसमान के खिलाफ बदल देना। एस्ट्रोलॉजी वैली के बारे में कई अजीब कहानियां मशहूर हैं। फिर भी एस्ट्रोलॉजी वैली हमेशा लोगों की नज़र से दूर रही है। आखिरकार इस सेक्ट में स्ट्रांग लोग बहुत कम हैं और डिसाइपल्स भी बहुत कम। अगर इसकी स्पेशल नेचर ना होती तो शायद ये कब का ख़त्म हो चुका होता। अभी जो 2 औरतें थीं वो एस्ट्रोलॉजी वैली की ही 2 डिसाइपल्स थीं। उस लड़की का नाम जिंग टाकी है, जो 6 स्टार डो एम्परर के लेट स्टेज की पावर हाउस है, और उसके पीछे जो मेड जैसी लड़की है वो उसकी छोटी जूनियर सिस्टर शाओबी है, जो 6 स्टार डो एम्परर के मिडिल स्टेज में है। दोनों की स्ट्रेंथ बस एवरेज है। कहा जाता है शाओबी एक त्यागी हुई अनाथ थी। एस्ट्रोलॉजी वैली में जिंग टाकी हमेशा शाओबी की मदद करती रही, इसलिए शाओबी उसे अपनी मालकिन की तरह मानती है। इसीलिए अब दोनों में मास्टर सर्वेंट जैसा सीन है। मिस, ये लाइफ एंड डेथ का स्प्रिंग आखिर है क्या? शाओबी ने हैरानी से पूछा। उसे लग रहा था कि जैसे ही जिंग टाकी ने लाइफ एंड डेथ का स्प्रिंग का नाम सुना, वो जैसे अपनी सुध-बुध खो बैठी, जैसे वहां कोई जानलेवा अट्रैक्शन हो। शाओबी, तुम नहीं जानती, लाइफ एंड डेथ का अरिय स्प्रिंग एक अजीब जगह है। कहते हैं कि इस स्प्रिंग में ह्यूमन बॉडी की पावर को बदलने की मिस्टीरियस एबिलिटी है। इसके अलावा कुछ और स्पेशल इफेक्ट्स भी हैं, लेकिन हिस्ट्री बुक्स में उनका रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन सिर्फ इतना कि ये हमारे बॉडी की लाइफ पावर का लेवल बढ़ा सकता है, यही काफ़ी है कि हमें वहाँ जाना चाहिए। आखिर पूरे ज़ुएन के 3 दिनों में ऐसा कोई रिजॉर्ट नहीं है जो लाइफ पावर का लेवल बढ़ा सके, और लाइफ पावर का लेवल ही हमारी कॉम्बैट इफेक्टिवनेस डिसाइड करता है, जिंग टाकी ने जोर देकर कहा। लगता है ये लाइफ एंड डेथ अरियकुआन सच में अच्छी चीज़ है। चलो देखते हैं। शाओबी हल्की सी हंसी के साथ तुरंत पीछे चल पड़ी। जैसे ही दोनों औरतें लाइफ एंड डेथ के दोनों स्प्रिंग्स की तरफ बढ़ीं, वहां पहले ही बहुत से डिसाइपल्स जमा हो चुके थे। साला कितनी बुरी किस्मत है। मैं तो लाइफ एंड डेथ स्प्रिंग में जाकर अपनी लाइफ स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहता था, लेकिन स्प्रिंग है कहाँ? बड़ी अजीब बात है। मुझे याद है लोग कह रहे थे कि लाइफ एंड डेथ का अरियकुआन यहीं है, फिर दिख क्यों नहीं रहा? पत्थर पर खड़े कई लोग गुस्से में बोल रहे थे। सबकी गालियों के बीच पता चला कि ये असल में एक स्वॉम्प एरिया है। स्वॉम्प एरिया में हर तरफ बड़े बड़े पेड़ थे जो नज़र को पूरी तरह ब्लॉक कर रहे थे। घनी कोहरे की लेयर्स के नीचे विजिबिलिटी बहुत कम थी। स्वॉम्प एरिया में खतरा याद रखना जरूरी था। कोहरे की लेयर्स में एक मिस्टीरियस सेडक्टिव पावर थी। अगर जरा सी गलती से कदम पड़ा तो आदमी तुरंत स्वॉम्प में निगल लिया जा सकता था। भीड़ के बीच एक ऊंचे पेड़ पर कुछ लोग धीरे धीरे दिखाई दिए। वापस आ गए? कैसा रहा? बड़े पेड़ के हिलने से लग रहा था कोई वापस आया है। चारों तरफ के लोग तुरंत 2 बहुत ही मजबूत आदमियों को घूरने लगे। उनकी आवाज़ बेचैनी से भरी थी। नहीं, लाइफ एंड डेथ के सेकंड यकुआन के एंट्रेंस को गार्ड करने वाला बीस्ट बहुत ही डरावना है। हम दोनों की फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है, फिर भी हम तोड़ नहीं पाए। ऊपर से ये स्वॉम्प एरिया है, अगर जमीन पर होता तो हमें उससे डर नहीं होता। उन 2 बर्ली आदमियों में से एक ने कहा। ये दोनों फिगर्स एंशिएंट डिसाइपल के टैलेंटेड डिसाइपल्स थे, फैंग होंग और डूचुन। इम्पॉसिबल, तुम दोनों भी हैंडल नहीं कर पाए? साइड से की हावरान ने सीधा पूछा। उसकी आवाज़ शक से भरी थी। हैंडल नहीं कर पाए ऐसा नहीं है। उस बीस्ट की स्ट्रेंथ लेट ह्यूमन 7 स्टार डूडी के बराबर है, लेकिन ये स्वॉम्प एरिया है। अगर जमीन पर होता तो हमें उससे डर नहीं होता। फैंग होंग ने ठंडी नाक से कहा। मैंने नहीं सोचा था तुम दोनों भी बेबस हो जाओगे। अगले पल की हाउचिंग हल्का सा आगे बढ़ा और मुस्कुराया। की हाउचिंग अभी खुद ट्राई करके आया था। सिचुएशन बिल्कुल वैसी ही थी। की हावरान, दूसरे लोग तुमसे डरते होंगे, लेकिन एंशिएंट पैलेस तुमसे नहीं डरता। अगर यकीन नहीं तो अपने भाइयों को भेजकर ट्राई कर लो। ट्राई करोगे तो खुद पता चल जाएगा। फैंग होंग ने तुरंत की हावरान को तीखा जवाब दिया। बस करो, झगड़ा मत करो। जब एंशिएंट पैलेस और ज़्वेंगलिंग रॉयल फैमिली के बीच तनाव बढ़ने लगा, तब 1 कैंटेन मैन के सॉन्ग यू अचानक आगे आए और बोले, ब्रदर सॉन्ग, कोई अच्छा तरीका है? की हावरान ने तुरंत सॉन्ग यूए को देखकर अपना ध्यान उस पर कर लिया। सॉन्ग यूए के पास खड़ा होंग चियन हल्का सा की हावरान को घूर रहा था।
पता नहीं क्यों होंगचियन को इस आदमी से एक अजीब सी ऑरा महसूस हो रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था क्या। फिर भी उसे बहुत असुविधा हो रही थी। अभी का तरीका शायद, जब हार्ड से नहीं हो रहा तो सॉफ्ट तरीका ही बचता है। सोंग यूए के पास कोई अच्छा सल्यूशन नहीं था, इसलिए उसने सीधा कहा, अभी लाइफ एंड डेथ के दोनों स्प्रिंग्स के आसपास लोग कम नहीं है, मुझे भी पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर ये न्यूज़ शेयर कर दी तो आखिर में फ़ायदा मिलना मुश्किल हो जाएगा। की हौरान ने तुरंत बात का मतलब समझ लिया। साफ था कि वो इस फ्री मौके को छोड़ना नहीं चाहता था। तो फिर और क्या कर सकते हो? सोंग यूए ने भवें चढ़ाकर पूछा। थोड़ी देर सोचने के बाद की हौरान बेबस होकर बोला, चलो ये न्यूज़ शेयर कर देते हैं और देखते हैं किसके पास सल्यूशन है। अभी सबसे ज़रूरी है सामने वाले गार्डियन को तोड़ना। गार्डियन को तोड़ने के बाद ही लाइफ एंड डेथ के स्प्रिंग्स में घुसने का मौका मिलेगा। गार्डियन को डिस्ट्रॉय करने के बाद कौन लाइफ एंड डेथ के दोनों यकुआन में जाकर फ़ायदा उठाएगा, ये सबकी अपनी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा, सोंग यूए ने कहा। अब लगता है सिर्फ यही तरीका है। की हौरान के भाइयों और फैंग होंग ने तुरंत सिर हिला दिया। बैटल थ्रू द हेवंस, गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 802, न्यूज आउट। यही जगह है जहां वो विशियस ओल्ड मॉन्स्टर रहता है। शाओयान और उसकी पार्टी धीरे नहीं थे और वो जल्दी ही सो कॉल्ड लाइफ एंड डेथ एरी स्प्रिंग की लोकेशन पर पहुंच गए। लेकिन यहां पहुंचते ही शाओयान अचानक कंफ्यूज हो गया और तुरंत यूएरू से पूछा। शाओयान के सामने जो नज़ारा था वो एक स्वॉम्पी एरिया था जो अजीब स्मेल और घने कोहरे से भरा हुआ था। स्वॉम्प में जमीन से लगातार अजीब बबल्स निकल रहे थे। साफ था कि ये स्वॉम्प बहुत ही डेंजरस है। यही जगह है। शाओयान के सवाल का सामना करते हुए यूएरू ने सीधा कंफर्म किया, क्योंकि इनहेरिटेंस रून से जो इन्फॉर्मेशन उसे मिली थी उसके मुताबिक लाइफ एंड डेथ के सेकंड इक्वान की लोकेशन यही है। लेकिन रून ने सिर्फ स्वॉम्प तक की इन्फो दी थी, स्वॉम्प के अंदर एग्जैक्ट जगह नहीं बताई। ये स्वॉम्पी एरिया है और इतने सारे ऊंचे पेड़ भी हैं। मुझे लगता है लाइफ एंड डेथ के दोनों इक्वान सच में यहीं हो सकते हैं, साइड पर चुप खड़े मू फेंग ने अचानक कहा। मू फेंग को इन चीज़ों की अच्छी नॉलेज थी, इसलिए यूएरू और मू फेंग की बात सुनकर सब लोग चुप हो गए। यहाँ काफ़ी लोग जमा हो चुके हैं और कुछ लोगों की ऑरा बहुत ही छुपी हुई है। शायद उनकी स्ट्रेंथ 7 स्टार डू एंकरर के बराबर हो। लगता है बहुत से स्ट्रांग लोग पहले ही इस जगह पर नज़र गाड़ चुके हैं। शाओयान ने स्वॉम्प एरिया पर नज़र डाली। घने कोहरे और बड़े पेड़ उसकी साइड ब्लॉक कर रहे थे। फिर उसने कहा, सोचने वाली बात भी थी, लाइफ एंड डेथ का सेकंड इक्वान जैसी मिस्टीरियस जगह जो लाइफ पावर को इंप्रूव कर सकती है, ज़रूर बहुत से स्ट्रांग लोगों को अट्रैक्ट करेगी। कोई बाहर आया है। अगले पल लैंग फुयाओ ने आसमान के एक पेड़ की तरफ देखते हुए कहा। अपनी शार्प सोल पावर परसेप्शन से लैंग फुयाओ ने एक शैडोई फिगर डिटेक्ट कर लिया था। लैंग फुयाओ के बोलते ही स्वॉम्प से एक डैजलिंग लाइट चमकी और उसके साथ एक बहुत ही टायरानिकल ऑरा फैल गया। हे सब लोग। थोड़ी देर बाद वो डैजलिंग लाइट ग्रुप आसमान के एक पेड़ पर उतरा और जोर से बोला। उसकी आवाज़ तुरंत पूरे स्वॉम्प में फैल गई। सोंग यूए। जैसे ही आवाज़ आई, शाओयान ने पहचान लिया कि यह सोंग यूए की ही आवाज़ है और वो तुरंत हैरान हो गया। तुम सब यहाँ तक आ गए हो, इसका मतलब है तुम सब पावरफुल लोग हो और मुझे पता है तुम सब यहाँ किस लिए आए हो। तो सीधी बात करते हैं। लाइफ एंड डेथ एरी स्प्रिंग इसी स्वॉम्प एरिया में है, लेकिन अंदर घुसने के लिए एक और लेवल क्रॉस करना पड़ेगा। हम लोग ऑलरेडी लाइफ एंड डेथ यकवान का एंट्रेंस ढूंढ चुके हैं, लेकिन एंट्रेंस को गार्ड करने वाले बीस्ट की स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए। अब देखते हैं कौन क्या कर सकता है। सोंग यूए ने अपनी लाइफ पावर से आवाज़ को रैप करके इंश्योर किया कि वो स्वॉम्प के हर आदमी तक पहुंचे। शाबू शाबू। कुछ ही सांसों बाद सोंग यूए के बॉडी से एक डैजलिंग लाइट फूटी। उसके एक्शन के साथ शाओयान ने लाइफ एंड डेथ एरी स्प्रिंग की एग्जैक्ट लोकेशन महसूस कर ली। ये आदमी लाइफ एंड डेथ के दोनों स्प्रिंग्स की लोकेशन शेयर कैसे कर रहा है? ये देखकर शियूकी ने भी एग्जैक्ट लोकेशन फील कर ली, लेकिन वो कंफ्यूज हो गया। शियूकी सोंग यूए को अच्छी तरह जानता था। ये बंदा सोर्ड्समैन जरूर है, लेकिन इतना कीमती ट्रेजर यूं ही नहीं बांटता। मुझे लगता है लाइफ एंड डेथ के दोनों स्प्रिंग्स को गार्ड करने वाले गार्डियंस इतने आसान नहीं होंगे। शाओयान ने कुछ सोचा और तुरंत बोला, क्योंकि हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर के मुताबिक ये लाइफ एंड डेथ के दो इक्वान 3 मॉन्स्टर्स में सबसे पावरफुल विशियस ओल्ड मॉन्स्टर के कंट्रोल में है और उसका बीस्ट से गहरा रिश्ता है। इसलिए गार्डियन बहुत पावरफुल होना ऑलमोस्ट पक्का है। क्या हो रहा है? सोंग यूए कब से इतना जेनरस हो गया? लाइफ एंड डेथ के दोनों स्प्रिंग्स की लोकेशन शेयर कर दी। मैंने कहा था ना, मैं लोकेशन क्यों नहीं ढूंढ पा रहा, तो ये यहाँ है। स्वॉम्प एरिया के कुछ पावरफुल डिसाइपल्स अपने आप से बोलने लगे। फिर वो सोंग यूए के दिए हुए डायरेक्शन की तरफ बढ़ने लगे। ऑब्वियसली वो गार्डियन को हराकर स्प्रिंग में घुसने की कोशिश करना चाहते थे। सोंग यूए इतनी कीमती न्यूज़ कैसे रिलीज कर सकता है? लिन जुदाई ने एक बड़े पेड़ के ऊपर हल्की मुस्कान के साथ कहा। यह भी अजीब बात थी,
कि पॉइजन सेक्ट के लोग जूते नहीं पहनते। उनके पैर नंगे होते हैं और उनके एंकल्स पर छोटे सिल्वर बेल्स लगे होते हैं जो काफ़ी स्ट्रेंज लगते हैं। लगता है लाइफ एंड डेथ के दोनों यकवान को गार्ड करने वाले गार्डियंस को सॉन्ग यूए और उसकी टीम भी हैंडल नहीं कर पाई, इसलिए अब ये न्यूज़ रिलीज करके दूसरों से रास्ता खुलवाना चाहते हैं और खुद बाद में फ़ायदा उठाएंगे। वुडू ने हल्का सा सर हिलाकर कहा, साफ था कि उसने सॉन्ग यूए की सोच समझ ली थी। सीनियर सिस्टर, अब हम क्या करें? लिन जू थोड़ी कंफ्यूज थी। चलो देखते हैं। मुझे अंदाजा है शाओयान और उसकी टीम भी यहीं है, पहले उनसे मिलते हैं, वुडू ने कहा और हल्का सा मुड़कर लाइफ एंड डेथ स्प्रिंग की तरफ चल पड़ी। क्या हम फेंगशान पवेलियन वालों के साथ कोऑपरेट करेंगे? लिन जू को ये पसंद नहीं आया, लेकिन उसकी सीनियर सिस्टर ने डिसाइड कर लिया था, इसलिए वो कुछ नहीं बोली। चलते हैं। 5 पॉइजन्स के बोलते ही उसने अपने टंकनों पर हल्का जोर दिया और तुरंत लाइफ एंड डेथ एरी स्प्रिंग की तरफ बढ़ गई। जैसे ही लाइफ एंड डेथ के सेकंड इंस्ट्रूमेंट की लोकेशन एक्सपोज हुई, स्वॉम्प एरिया के बाहर सैकड़ों स्ट्रांग लोग उस तरफ बढ़ने लगे। पूरा एरिया बेचैन हो उठा। बूम बूम बूम, स्वॉम्प में एक बहरा कर देने वाली आवाज गूंजी। किसी को नहीं पता ये क्या था, बस इतना पता था कि स्वॉम्प से ढका हुआ एरिया ही लाइफ एंड डेथ के सेकंड इंस्ट्रूमेंट का एंट्रेंस है, जो एक मशहूर मैजिकल बीस्ट से प्रोटेक्टेड है। वो मैजिकल बीस्ट स्वॉम्प एरिया में रहता है। किसी ने कभी उसे क्लियरली नहीं देखा, लेकिन एक बात पक्की है, उसकी स्ट्रेंथ ह्यूमन 7 स्टार डू एम्परर के परफेक्शन लेवल की बराबर हो सकती है। इस वक्त वो मैजिकल बीस्ट स्वॉम्प में लगातार हिल रहा था। उसकी रैंडम हरकतों से स्वॉम्प में और ज्यादा बबल्स उठ रहे थे और भयानक बदबू फैल रही थी। उस स्वॉम्प के नीचे एक शांत चेहरे वाला बूढ़ा आदमी धीरे से अपनी आंखें खोल रहा था। तुरंत एक बहुत ही टायरानिकल वेव फैल गई। ये 8 स्टार डू एम्परर लेवल की निशानी थी। मैंने नहीं सोचा था कि लाइफ एंड डेथ स्प्रिंग पर इतने पावर हाउसेस जमा हो जाएंगे। मूनलाइट आइलैंड काफी टाइम से इतना लाइवली नहीं हुआ। बूढ़े ने बोलकर होठों पर हल्की सी ठंडी मुस्कान ला दी। साफ था ये मुस्कान स्वॉम्प के स्ट्रांग लोगों के लिए या किसी और के लिए थी। और उस बूढ़े के पास एक फरी डेमन बीस्ट सीधा बैठा हुआ था। अगर शाओयान यहां होता तो वो तुरंत पहचान लेता, ये वही विशियस ओल्ड मॉन्स्टर है। 3 मॉन्स्टर्स में सबसे पावरफुल विशियस ओल्ड मॉन्स्टर। गुलू गुलू गुलू। स्वॉम्प में लगातार बबल्स उठ रहे थे और बदबू और भी ज्यादा तेज हो गई। ये देखकर शाओयान ने भौएं चढ़ा ली। साफ था कि स्वॉम्पी एरिया में पहले ही बहुत से स्ट्रांग लोग दब चुके थे, तभी इतनी भयानक बदबू निकल रही थी। आउच! लेंग फुयाओ ने कभी इतना घिनौना सीन और स्मेल नहीं देखा था, इसलिए वो खुद को रोक ना सका। ठीक हो? किन सिन ने तुरंत पूछा। ठीक हूं, बस इस स्वॉम्प एरिया में लगता है। लेंग फुयाओ ने कुछ गहरी सांसें ली, तब जाकर थोड़ा बेटर महसूस किया और बोला। क्योंकि लेंग फुयाओ ने महसूस किया कि इस स्वॉम्प की बदबू जैसे किसी चीज को हिला रही हो। उस स्मेल में हल्की सी जली हुई बू भी थी। पता नहीं ये उसका इल्यूजन था या सच। सॉन्ग यूए की न्यूज़ के मुताबिक यही लाइफ एंड डेथ के सेकंड इक्वान की एग्जैक्ट लोकेशन है। जब तक हम इस गार्डियन को हरा देते हैं, तब हम सीधा सेकंड इक्वान में एंटर कर सकते हैं। लाइफ एंड डेथ का सेकंड इक्वान? ये तो अच्छी चीज़ है। शाओयान अपने आप को बोलने से रोक न सका। हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर के दिए हुए तरीके और सेकंड इक्वान के मिस्टीरियस इफेक्ट को सोचकर, जो उसके बॉडी की वाइटालिटी की कमी को सॉल्व कर सकता था, शाओयान हल्की सी मुस्कान से भर गया। ज्यादा खुश मत हो, यहाँ पहले ही बहुत से पावर हाउसेस जमा हैं। सिर्फ 7 स्टार डो एम्परर लेवल के ही 6 या 7 लोग हैं। इतना आसान नहीं होगा। शियूची ने तुरंत ठंडा पानी डाल दिया। और दूसरे लोगों को देखकर लगता है सबको सॉन्ग यूए की बात पर शक है। सॉन्ग यूए खुद 7 स्टार डो एम्परर है। अगर वो गार्डियन से हेल्पलेस है, तो जो लोग 7 स्टार डो एम्परर से कमज़ोर हैं, वो शायद मूव करने की हिम्मत भी ना करें। मू यिंगिंग युगी अपनी इनसाइट दी। लगता है सब लोग दूसरों के मूव करने का वेट कर रहे हैं। सच में सबके सब बैठकर तमाशा देखने वाले हैं। शाओयान ने स्वॉम्प के पेड़ों पर छिपे पावरफुल ऑराज महसूस किए, लेकिन कोई भी मूव करने को रेडी नहीं था। ये लोग, कोई भी एक्शन नहीं ले रहा। सॉन्ग यूए बेस कैंप लौटकर तुरंत बोला जब उसने देखा कोई मूव नहीं कर रहा। स्वॉम्प वाला बंदा बहुत पावरफुल है, शायद सबको अंदाजा हो गया है, इसलिए कोई मूव नहीं कर रहा। फंग होंग और दूचुन पहले ही स्वॉम्प वाले से लड़ चुके थे। उन्हें हैरानी हुई थी कि वो बंदा स्वॉम्प से बाहर ही नहीं आता। हर अटैक स्वॉम्प के कवर से होता था, फिर भी उसकी स्ट्रेंथ ने दोनों को काफी सफर कराया था। इस तरह वेट नहीं कर सकते। यहाँ का काम खत्म करके ग्वांगहान आइलैंड खोलने का टोकन लेना है। असली कीमती चीजें तो ग्वांगहान आइलैंड पर हैं, इन्हें थोड़ा मटेरियल देना पड़ेगा। ची हाओरान की आंखों में थोड़ी विशेष चमक आई। बिना झिझके उन्होंने अपने हार्ट की डैजलिंग लाइफ पावर सीधा स्वॉम्प पर अटैक कर दी।
उन्होंने पहले भी स्वॉम्प गार्डियन से फाइट की थी, इसलिए उन्हें पता था कि ऐसा करने से गार्डियन गुस्सा हो जाएगा। ओह! ची हावरान के टेरिफाइंग अटैक के स्वॉम्प में गिरते ही एक भयानक रोर गूंज उठा। शांत स्वॉम्प तुरंत वायलेंट तरीके से हिलने लगा। स्वॉम्प के नीचे कुछ है। लेंग फुयाओ ने तुरंत महसूस किया कि कोई चीज स्वॉम्प में तेज गति से तैर रही है और वो बोल उठा, साले, तुमने उसे गुस्सा दिला दिया, अब हम सब मरेंगे। फंग होंग ने ची हावरान पर चिल्लाते हुए कहा। स्वॉम्प गार्डियन की स्ट्रेंथ बहुत ही टेरिफाइंग थी, अगर वो सच में इरिटेट हो गया तो यहां सब लोग खतरे में पड़ सकते हैं। उस हरामी ने अच्छा किया। बैड लक। गार्डियन के गुस्से के साथ चारों तरफ से नाराजगी की आवाजें आने लगीं। सिर्फ इसी तरह ये लोग मूव करेंगे, वरना अगर वेट ही करते रहे तो, ची हावरान ने बेपरवाह अंदाज में कहा। वैसे भी पुराने जमाने से किसी न किसी को विलेन तो बनना ही पड़ता है, अगर गोल अचीव हो सकता है तो बुरा बनने में क्या प्रॉब्लम है। अजीब है, ये बंदा मुझे फमिलियर वेव क्यों दे रहा है। थोड़ी देर बाद शाओयान मूव ही करने वाला था कि उसने हिलते हुए स्वॉम्प से एक पहचानी हुई आरा महसूस की। मुझे भी महसूस हो रही है। लगता है स्वॉम्प वाला बंदा लगभग हमारे लेवल का है, मू यिंगिंग ने भी कहा। गरम, फ्लेम, फायर एट्रीब्यूट, कहीं ये, शाओयान धीरे से बोला, लेकिन उसकी आंखें और सोल पावर सीधा स्वॉम्प गार्डियन पर टिक गईं। कहा जाता है लाइफ एंड डेथ का फायर वहीं होता है जहां विशियस ओल्ड मॉन्स्टर रहता है, और ये सेकंड इक्वान भी उसी के कब्जे में है। स्वॉम्प वाले की स्ट्रेंथ और फायर एट्रीब्यूट काफी मिलते जुलते थे। ये सब शाओयान को और सोचने पर मजबूर कर रहे थे। मैं नीचे जाकर देखूंगा, दिल में प्लान बनाकर शाओयान ने तुरंत कहा। अगर नीचे वाला गार्डियन सच में लाइफ एंड डेथ फायर से रिलेटेड हुआ तो इस बार सेकंड इक्वान से 2 फायदे एक साथ मिल सकते हैं। केयरफुल रहना, कुछ गलत लगे तो तुरंत वापस आ जाना, वो बंदा बहुत स्ट्रांग है, यूएरू ने हल्का सा कहा। इनहेरिटेंस रून की मदद से वो क्लियरली गार्डियन की हॉरर स्ट्रेंथ महसूस कर सकती थी। कहते हैं लाइफ एंड डेथ का फायर किसी खास मैजिकल बीस्ट से पैदा हुआ था, पता नहीं वो नीचे वाला ही है, शाओयान ने कहा। उसके बाद उसके पूरे शरीर पर शानदार एम्परर यान फ्लेम्स चमक उठीं और वो सीधा पेड़ों से छलांग लगाकर स्वॉम्प की तरफ टूट पड़ा। किसी ने एंटर किया, किसी ने मूव किया। शाओयान के मूव के साथ ही चारों तरफ एक्साइटमेंट फैल गया। सब जानते थे अगर कोई मूव नहीं करता तो आखिर में सब बर्बाद हो सकते हैं। शाओयान, वादू और लिनजू दोनों पेड़ पर खड़ी थीं। वो स्वॉम्प के क्रीचर के बारे में सोच ही रही थीं कि उन्होंने देखा कि एक फ्लेम से घिरी फिगर सीधा स्वॉम्प में घुस गई। शाओयान, ये बंदा मौत से नहीं डरता क्या? ची हावरान ने ऑरा पहचान कर तुरंत हंस दिया। हे, सब लोग तुम्हारी तरह जिंदगी से चिपक कर नहीं रहते। दूचुन ने शाओयान को सीधा स्वॉम्प में घुसते देखा। उसने उसकी हिम्मत की तारीफ तो की, लेकिन चिंता भी की, क्योंकि जब दूचुन ने पहले स्वॉम्प से फाइट की थी उसने महसूस किया था कि उसका एट्रीब्यूट फायर टाइप है और स्ट्रेंथ भी काफ़ी टेरिफाइंग है। इस बंदे ने कुछ डिस्कवर किया क्या? होंग कियान को लग रहा था शाओयान का एक्शन कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि बड़ा डिस्कवरी है। जब उसने मूव किया है तो बस गुड न्यूज़ का वेट करते हैं। उम्मीद है ये बंदा हमें डिसअपॉइंट नहीं करेगा, सोंग युए ने धीरे से कहा। शाओयान की असली स्ट्रेंथ के बारे में सोंग युए जानता था, शायद वो उसके बराबर कम्पीट कर सकता है। और शाओयान के मूव करते ही सराउंडिंग्स अचानक शांत हो गए। सब लोग वेट कर रहे थे कि शाओयान गार्डियन को हरा दे ताकि उन्हें भी लाइफ एंड डेथ स्प्रिंग में घुसने का मौका मिल सके। गुलू गुलू, शाओयान फ्लेम से ढका हुआ था और उसकी फिगर सीधा स्वॉम्प के अंदर गायब हो गई। ये बंदा सीधा ऐसे ही घुस गया। ये देखकर स्वॉम्प एरिया के दूसरे लोग शाओयान की हिम्मत की तारीफ करने लगे। स्वॉम्प एरिया बहुत डेंजरस था और शाओयान का इतना रेकलेस होना मतलब सीधा मौत को इनवाइट करना था। उस पर भरोसा रखो। मू यिंगिंग और बाकी लोग बस वायलेंटली हिलते हुए स्वॉम्प को घूर रहे थे। अगर शाओयान किसी भी डेंजर में होता तो वो बिना झिझक एक्शन लेते। कितनी स्ट्रॉन्ग कोरोसिव फोर्स है। स्वॉम्प में घुसते ही शाओयान ने महसूस किया कि पास के घने स्वॉम्प से एक बहुत ही टायरानिकल कोरोसिव फोर्स निकल रही है। उसके एम्परर यान फ्लेम्स तक पिघलने के साइंस दिखाने लगे। ये देखकर शाओयान हैरान रह गया। उसके एम्परर यान में टोटल 23 डिफरेंट फायर्स थीं। चाहे ये होली फ्लेम के बराबर ना हो, लेकिन इतनी सारी डिफरेंट फायर्स मिलकर होली फ्लेम का एम्ब्रियो बनाती हैं। इतनी पावरफुल फ्लेम का इस स्वॉम्प से इरोड होना, ये स्वॉम्प की एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेचर को दिखाता था। मेरे प्यारे, उम्मीद है तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। शाओयान जानता था जितनी डेंजरस जगह उतना ही कीमती खजाना। उसने तुरंत इरोजन को इग्नोर किया, अपने बॉडी की फ्लेम्स बढ़ाईं और गार्डियन की तरफ स्वीप कर गया।
अभी जो गार्डियन ने राइड किया था, शाओयान की सोल पावर उस पर लॉक हो चुकी थी, इसलिए गार्डियन की पोजीशन उसके लिए बिल्कुल क्लियर थी। मानना पड़ेगा इस स्वॉम्प के नीचे एक अलग ही दुनिया है। जैसे जैसे शाओयान गहरा जा रहा था, बदबूदार स्वॉम्प धीरे धीरे गायब होने लगा और उसकी जगह एक एक्सट्रीमली हॉट वेव ने ले ली। लेकिन शाओयान को इससे कोई डर नहीं था। लावा जोन। थोड़ी देर बाद शाओयान के सामने का घना स्वॉम्प बिल्कुल गायब हो गया और उसकी जगह एक भयानक गर्म माहौल आ गया। हो, शाओयान अभी हैरान ही था कि स्वॉम्प के नीचे इतना गर्म मोल्टन वर्ल्ड कैसे हो सकता है। तभी गार्डियन की फिगर अचानक हिलने लगी और एक डेफिनिंग रॉर मोल्टन लावा से गूंज उठा। क्रैश! तुरंत शाओयान के सामने का मोल्टन वर्ल्ड भड़क उठा और तेज लाल लावा सीधा उसकी तरफ ब्लास्ट हो गया। मेरे सामने आग से खेल रहा है। शाओयान के होंठों पर ठंडी सी हंसी आ गई। शाओयान कौन है? डिग्निफाइड एम्परर यान, लॉर्ड ऑफ फायर। ये गार्डियन उसके सामने आग से खेल रहा था। ये बिल्कुल आग से खेलकर खुद को जला लेने जैसा था। एम्परर यान, शाओयान ने ठंडी आवाज में कहा। तुरंत उसका डैजलिंग एम्परर यान फूट निकला और उसने आसानी से उस फिरोशियस लावा को डिस्ट्रॉय कर दिया। शाओयान के बॉडी में डजन्स ऑफ फ्लेम्स थीं। फायर एट्रीब्यूट के अगेंस्ट जब तक कोई एम्परर यान और हुऑक्सिन थ्यान यान से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, शाओयान को रियल डैमेज पहुंचाना मुश्किल था। यहाँ का लावा पावरफुल ज़रूर था, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट फायर लेवल का ही था। शाओयान के लिए बिल्कुल बेअसर। और ऊपर से शाओयान के पास इतनी फ्लेम्स थीं, फायर एट्रीब्यूट कल्टिवेटर्स के अगेंस्ट वो नेचुरली एडवांटेज में रहता। सीधी बात, सेम लेवल के फायर टाइप पावर हाउसेस शाओयान को डैमेज देना मुश्किल समझते थे। शाओयान ऑलमोस्ट फायर एट्रीब्यूट इम्यून था। अपना पावरफुल अटैक बेअसर देखकर गार्डियन तुरंत लावा से बाहर फ्लोट कर गया। शाओयान की आंखों के सामने एक काफी स्पेक्टैक्युलर सीन आया। गार्डियन मोल्टन लावा पर खड़ा था और उसके बॉडी से रेड लावा धीरे धीरे बह रहा था। तो सच में लाइफ एंड डेथ फायर बीस्ट है। ये देखकर शाओयान की आंखें चमक उठी। वो बेचैन हो गया इस फियर्स बीस्ट को सबड्यू करने के लिए। शाओयान के सामने एक एक्सट्रीमली हॉट मोल्टन सरफेस था और उस पर एक विशाल बीस्ट चारों पैरों पर खड़ा उसे घूर रहा था। मॉन्स्टर का बॉडी पिच ब्लैक था। उसका काला फर बहुत विशस लग रहा था। उसकी आंखें भी काली थीं, पूरा टाइगर जैसा दिखता था। मोल्टन लावा के बैकग्राउंड में वो ब्लैक रेड दिख रहा था। उसके टेरिफाइंग लिम्स और ऑरा बता रहे थे ये मैजिकल बीस्ट ह्यूमन 7 स्टार डू एम्परर कॉन्जुमेशन लेवल के बराबर था। लाइफ एंड डेथ फायर बीस्ट को स्पेशली लाइफ एंड डेथ फायर गार्ड करने के लिए जाना जाता है। जहां ये बीस्ट होता है वहां लाइफ एंड डेथ फायर जरूर होता है। ये सो कॉल्ड लाइफ एंड डेथ फायर कोई फ्लेम नहीं, बल्कि एक स्पेशल मेडिकल मटेरियल है। ये फ्लेम और आइस के जंक्शन पर पैदा होता है और फ्लेम से घिरा रहता है, इसलिए इसका नाम ये पड़ा है। हो, लाइफ एंड डेथ फायर बीस्ट की आंखों में प्रोवोकेशन भरी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था ये इंसान इतनी हिम्मत कहाँ से लाया जो मोल्टन वर्ल्ड में घुस आया। हे, मेरी कोई बुरी नीयत नहीं है। मैं यहाँ 2 कामों के लिए आया हूँ। पहला, लेजेंडरी लाइफ एंड डेथ स्प्रिंग में एंटर करना। दूसरा, लाइफ एंड डेथ फायर हासिल करना। शाओयान जानता था बीस्ट ह्यूमन लैंग्वेज समझता है, इसीलिए सीधा बोल दिया, ह्यूमन, तुम्हारी भूख बहुत बड़ी है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत की तारीफ करनी पड़ेगी। इतने लोगों में तुम सबसे ज्यादा हिम्मती हो। काम करेगा या नहीं ये तो ट्राई करके ही पता चलेगा। शाओयान मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में किलिंग इंटेंट छिपा हुआ था। अगर कोई और मैजिकल बीस्ट होता तो शाओयान शायद कॉशियस रहता, लेकिन ये लाइफ एंड डेथ फायर बीस्ट भी फायर एट्रीब्यूट का था और सबसे इंपॉर्टेंट, दोनों मोल्टन वर्ल्ड में थे। मोल्टन वर्ल्ड में फायर बीस्ट को बूस्ट मिलता था, लेकिन सच कहें तो शाओयान ही सबसे बड़ा विनर था। उसकी कल्टिवेशन टेक्निक और फ्लेम्स उसे नेचुरल एडवांटेज देती थीं। इस लावा वर्ल्ड में फाइट करते हुए चाहे फायर बीस्ट 7 स्टार डू एम्परर कॉन्जुमेशन तक क्यों ना हो, शाओयान बिल्कुल नहीं डरता था। लाइफ एंड डेथ फायर बीस्ट ने तुरंत अटैक शुरू कर दिया। उसने महसूस कर लिया था कि शाओयान की फ्लेम्स अनयूजुअल हैं, इसीलिए उसने बकवास बंद कर दी। फायर बीस्ट का मिशन 2 था, एक लाइफ एंड डेथ एरयूवी स्प्रिंग के एंट्रेंस को प्रोटेक्ट करना, दूसरा लाइफ एंड डेथ फायर को बार्ड करना। बीस्ट के बोलते ही उसके पैरों के नीचे का मोल्टन लावा वायलेंटली हिलने लगा और वो एक बेहीमथ बनकर सीधा शाओयान की तरफ बढ़ा। छोटा सा ट्रिक, शाओयान ने हल्का सा कहा, हालांकि उसने उसमें से एक ह्यूज पावर फ्लक्चुएशन महसूस किया। शाओयान ने झिझक नहीं की। उसकी उंगलियों पर खाकी होली फ्लेम चमकी और सीधा मोल्टन क्रिएचर पर शूट कर गई। बूम बूम बूम। खाकी होली फ्लेम लगते ही मोल्टन क्रिएचर तुरंत टूटकर लावा में बदल गया। ये इंसान थोड़ा डरावना लग रहा है। इस मोमेंट पर लाइफ एंड डेथ फायर बीस्ट को समझ आ गया कि ये बंदा पहले वालों से बिल्कुल अलग है। पहले जो लोग आए थे उनकी स्ट्रेंथ शायद ज्यादा थी, लेकिन उनमें से किसी ने भी फायर बीस्ट को इतना प्रेशर फील नहीं कराया था। बुढ़े, फिर से आजा। शाओयान मजा ले रहा था। उसने तुरंत चैलेंज कर दिया।
जब से वो मोल्टन एरिया में आया था उसे महसूस हो रहा था उसकी कॉम्बैट पावर स्काई रॉकेट हो गई है। शायद यहाँ वो अपने ट्रम्प कार्ड के बिना ही 7 स्टार डू एम्परर अर्ली स्टेज के पावर हाउसेस को आसानी से हैंडल कर सकता है। जब लाइफ एंड डेथ फायर बीस्ट को इतना इंसल्ट किया गया तो वो तुरंत शाओयान पर गरजा अपना गुस्सा दिखाने के लिए। फिर उसके पूरे शरीर के आसपास लाल रोशनी चमकने लगी। साफ था कि वो अपनी असली ताकत यूज करने वाला था। शाओयान की स्ट्रेंथ ने उसे मजबूर कर दिया था कि वो इस लड़ाई को सीरियस तरीके से ले। तो तुम सच में केपेबल हो? शाओयान ने फायर बीस्ट को ऐसे देखकर तुरंत समझ लिया कि ये अब असली मूव चलने वाला है। लेकिन शाओयान भी रुका नहीं। इस मोल्टन जगह में चलना उसके लिए बिल्कुल जमीन पर चलने जैसा था। मैग्मा क्रीचर्स। कुछ देर बाद लाइफ एंड डेथ फायर बीस्ट अचानक आसमान की तरफ गरजा और उसकी जबरदस्त गरज के साथ ही मोल्टन लावा की दुनिया और स्वॉम्प एरिया से अचानक हलचल मच गई। ये आवाज़ क्या है? ऊपर स्वॉम्प एरिया में इंतजार कर रहे लोगों की आंखों में हैरानी चमक उठी। मैग्मा क्रीचर्स। सॉन्ग यूए ने ध्यान से सुना और तुरंत हिचकिचाया, क्योंकि सॉन्ग यूए खुद भी स्वॉम्प एरिया के नीचे गया था, लेकिन उससे कोई मोल्टन वर्ल्ड नहीं मिला था। लेकिन अब जो आवाज़ आई थी वो क्लियरली गार्डियन की थी। सॉन्ग यूए को यकीन था कि ये गलत नहीं हो सकता। क्या तुम नीचे जाने के बाद मोल्टन वर्ल्ड से मिले थे? कि हारॉन को समझ नहीं आया तो उसने फैंग होंग से पूछा। वहाँ कोई मोल्टन वर्ल्ड नहीं था। जब हम दोनों नीचे गए थे हमें गार्डियन ने रोक लिया था। हम गार्डियन का चेहरा तक नहीं देख पाए, मोल्टन वर्ल्ड तो दूर की बात है। लेकिन इस स्वॉम्प एरिया के नीचे वाकई कुछ अलग स्पेसेस मौजूद हैं। फैंग होंग रुककर बोला। फैंग होंग की स्ट्रेंथ के साथ जब वो स्वॉम्प में घुसा था उसे कुछ महसूस हुआ था। अगर गार्डियन ने नहीं रोका होता तो नीचे जाना उसके लिए बहुत आसान होता। लगता है शाओयान जो कर रहा है उसके पास कुछ प्रूफ ज़रूर है, की हारॉन ने कहा और उसकी आवाज़ गहरी हो गई, जैसे वो कुछ करने वाला हो। नीचे मत जाओ, अभी दुनिया शाओयान की वजह से उलट पुलट हो रही है। अगर तुम अब गए तो सीधा मौत मिलेगी। सॉन्ग यूए ने की हारॉन को रोकते हुए कहा। उसकी स्ट्रेंथ के बावजूद उसे नीचे से विनाश जैसी लहरों का एहसास हो रहा था। तुम। की हारॉन किंग तुरंत नाराज हो गया जब उसने देखा कि सॉन्ग यूए ने उसके भाई को रोका। ठीक है, फिर वेट करते हैं। लेकिन शाओयान बहुत चालाक है, पिछली बार की तरह हमें बेवकूफ़ मत बना देना, की हारॉन शांत होते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सॉन्ग यूए के गाल दर्द कर उठे, लेकिन उसने कुछ दिखाया नहीं। अगले ही पल सॉन्ग यूए की नज़र मू यिंग यिंग और बाकी लोगों पर गई। फिर उसने कहा, चिंता मत करो, शाओयान के टीममेट्स अभी यहीं हैं। मुझे नहीं लगता वो ऐसा इंसान है जो अपनी टीम को बेच दे। ये कहकर सॉन्ग यूए ने होंग चियान का हाथ कस के पकड़ा और स्वॉम्प को घूरते हुए कुछ ढूंढने लगा। बाकी पावर हाउसेस ने जब वो गरज सुनी तो उन्हें समझ नहीं आया क्या हो रहा है, लेकिन उस आवाज़ में जो डर था उसने सबको कांपने पर मजबूर कर दिया। इसलिए कोई भी जल्दबाजी में मूव करने की हिम्मत नहीं कर सका। मिस, ये कैसी फ्लक्चुएशन है? ये शायद शाओयान और गार्डियन की लड़ाई से निकली है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि शाओयान इतना पावरफुल होगा। स्टिंग टाकी ने सिर हिलाकर कहा। उसके मास्टर की रात के आसमान की ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ख्वांतियान सान में एक विनाश आने वाला है, और इस विनाश की शुरुआत करने वाला एक यंग एक्सपर्ट है जिसके पास होली फ्लेम है। लेकिन इसका अंजाम क्या होगा ये उसके मास्टर ने नहीं बताया। कुछ देर की हलचल के बाद स्वॉम्प के ऊपर सब शांत हो गया, लेकिन मोल्टन वर्ल्ड के अंदर लड़ाई और भी उलझ गई। भूम भूम भूम। मोल्टन क्रीचर्स लगातार लावा से निकलकर शाओयान पर सेल्फ डिस्ट्रक्ट अटैक्स के साथ टूट पड़ रहे थे। इससे शाओयान को काफ़ी प्रेशर महसूस हो रहा था। आखिर इन मोल्टन क्रीचर्स की स्ट्रेंथ लगभग 7 स्टार डू एम्परर लेवल की थी। एक से डील करना ठीक था, लेकिन ज़्यादा हुए तो मुश्किल बढ़ जाती। ये लाइफ एंड डेथ फायर बीस्ट इतने सारे मोल्टन क्रीचर्स को कैसे कंट्रोल कर रहा है? शाओयान लड़ते लड़ते सोचने लगा। शाओयान के सामने जो मोल्टन लावा थे उनकी शेप्स अलग अलग थीं, लेकिन एक बात कॉमन थी कि हर एक की स्ट्रेंथ बहुत खतरनाक थी। ऊपर से सब सेल्फ डिस्ट्रक्ट अटैक कर रहे थे। इससे शाओयान को काफ़ी परेशानी हो रही थी। ह्यूमन, अगर तुम ऐसे ही छुपे रहोगे तो आखिर में तुम मेरी एनर्जी से खत्म हो जाओगे। लाइफ एंड डेथ फायर बीस्ट ने हंसकर कहा जब उसने देखा कि उसके बुलाए मोल्टन क्रीचर्स शाओयान का पीछा कर रहे हैं। इतनी जल्दी खुश मत हो। शाओयान ने महसूस किया कि जब भी मोल्टन क्रीचर गायब होता है, फायर बीस्ट को नया समन करने से पहले एक घूंट मैग्मा निगलना पड़ता है। जाओ,
शाओयान ने 2 बहुत बड़े फ्लेम वेज मोल्टन क्रीचर्स पर फेंके और वो तुरंत सोचने लगा, इस मेल्ट में कुछ गड़बड़ है। कुछ देर बाद शाओयान ने प्रॉब्लम पकड़ ली और तुरंत अपने पैरों के नीचे के लावा को घूर कर देखने लगा। ये मोल्टन लावा बहुत गर्म लग रहा है। होली फ्लेम जितना खतरनाक नहीं है, लेकिन टेम्परेचर शाओयान के एबनॉर्मल फायर जैसा ही है। रेड लावा, अटैक करने वाले मोल्टन लावा। शाओयान धीरे से बोलता रहा। अगले ही पल उसने एक मुट्ठी रेड लावा पकड़ ली। इस मेल्ट से ठंडी स्मेल क्यों आ रही है? शाओयान का परसेप्शन बहुत तेज था। उसने तुरंत एनॉमली पकड़ ली और सीधा फायर बीस्ट को घूर कर देखने लगा। मुझे दे दो, उसे मारो। फायर बीस्ट को अभी तक पता नहीं चला था कि शाओयान ने उसका राज समझ लिया है। वो पहले की तरह मोल्टन क्रीचर समन करता रहा। लाइफ एंड डेथ फायर बीस्ट, नीचे और क्या है? मुझे नीचे ले चलो देखने, शाओयान ने सीधा कहा। नीचे? फायर बीस्ट ये सुनकर हिल गया और तुरंत सावधान नज़र से शाओयान को देखने लगा। नीचे भी मोल्टन वर्ल्ड ही है, अगर तुम गए तो मौत ढूंढोगे, फायर बीस्ट ने तुच्छता से कहा, लेकिन अंदर से वो बहुत शौक में था। नीचे वही जगह है जहां वो चीज़ रखी हुई है, और उस जगह पर वो खुद भी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता था। ऊपर से वो चीज़ इतनी कीमती है, अगर इंसान को वहां ले गया तो वो जरूर छीन ली जाएगी। ले जाओगे या नहीं? अगले ही पल शाओयान ने और बात नहीं की। उसके पूरे शरीर पर खाकी कलर की होली फ्लेम फूट उठी, किलिंग इंटेंट से भरी हुई, सीधा फायर बीस्ट पर टिकी हुई। ये कैसे हो सकता है? होली फ्लेम! फायर बीस्ट की आंखें तीखी हो गईं। जैसे ही शाओयान की फ्लेम दिखी, उसके अंदर से डर की लहर उठ गई। भले ही लाइफ एंड डेथ फायर बीस्ट भी फायर टाइप के बीस्ट्स होते हैं, लेकिन होली फ्लेम के सामने उनकी कोई रेजिस्टेंस नहीं होती, और वो अच्छी तरह जानता है जिसके पास होली फ्लेम होती है। नीचे बहुत ठंड है, मैं भी वहां ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूं, लेकिन फायर बीस्ट की आंखों में एक चालाक चमक उभरी। साफ था कि उसके मन में कोई चाल चल रही है। बट क्या? शाओयान तुरंत सतर्क हो गया जब उसने ये सुना। लगता था कि जैसे ही उसके शरीर पर होली फ्लेम दिखाई दी, लाइफ एंड डेथ फायर बीस्ट का उसके प्रति एटीट्यूड बिल्कुल बदल गया था। हालांकि शाओयान को काफ़ी हैरानी थी, लेकिन इस वक्त वो अंदर ही अंदर हंस रहा था। साफ था कि शाओयान ने अब तक संज्ञान की पावर को कम आंका था। जिस चीज़ की मैं रक्षा करता हूं वो है लाइफ एंड डेथ फायर, और मैं तुम्हें नीचे ले जाकर उसे दिलवा सकता हूं, लेकिन बदले में तुम्हें होली फ्लेम की पावर यूज करके मेरी ट्रिबुलेशन पार करने में मदद करनी होगी, ताकि मैं 7 स्टार डो एम्परर से ब्रेक करके 8 स्टार डो एम्परर में एंटर कर सकूं। लाइफ एंड डेथ फायर बीस्ट ने शाओयान को घूरते हुए उम्मीद भरी आवाज में कहा। लेकिन असल में वो शाओयान को नहीं, बल्कि उसके शरीर पर चमक रही खाकी कलर्ड होली फ्लेम को घूर रहा था, क्योंकि अगर लाइफ एंड डेथ फायर बीस्ट को अपनी करंट लिमिट तोड़कर हायर रेल में जाना था, तो या तो उसे फ्लेम्स को लगातार डिवॉर करना पड़ता, या फिर किसी पावरफुल फ्लेम की मदद लेनी पड़ती। लेकिन अगर वो सिर्फ मोल्टन लावा की फ्लेम्स को ही निगलता रहता, तो शायद 1000 साल भी कम पड़ जाते। 7 स्टार डो एम्परर से 8 स्टार डो एम्परर तक सक्सेसफुली एडवांस करना उसके लिए सपने जैसा होता। इस लावा में फ्लेम्स बहुत टेरिफाइंग थी। अगर इस मॉल्टन वर्ल्ड में कोई और ज़्यादा पावरफुल फ्लेम थी, तो वो सिर्फ होली फ्लेम ही हो सकती थी। लेकिन पूरे ग्रेट 1000 वर्ल्ड में होली फ्लेम्स बहुत रेयर थीं, मिलना तो और भी मुश्किल। और अब जब उसे शाओयान मिल गया जो होली फ्लेम का मालिक था, तो लाइफ एंड डेथ फायर बीस्ट इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को कभी नहीं छोड़ने वाला था। लाइफ एंड डेथ फायर बहुत प्रेशियस थी। जब तक उसकी जड़ और स्टेम डैमेज ना हो, वो नेचुरली टाइम के साथ ग्रो हो सकती थी। लेकिन अगर होली फ्लेम का मौका छूट गया, तो वो सच में हमेशा के लिए छूट जाता। तुम्हें होली फ्लेम की पावर से ट्रिबुलेशन पार करनी है? शाओयान ये सुनकर हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सुना था कि कोई मैजिकल बीस्ट होली फ्लेम की मदद से ट्रिबुलेशन सर्वाइव कर सकता है। संज्ञान आसमान और जमीन के बीच फायर एट्रीब्यूट की सबसे स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव है। मुझे महसूस हो रहा है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ अभी बहुत कम है, और तुमने अभी तक इस होली फ्लेम को पूरी तरह मास्टर नहीं किया, वरना तुम्हारी होली फ्लेम की पावर से, मुझे छोड़ो, वो विशियस ओल्ड मॉन्स्टर भी तुम्हें जरा सा नुकसान नहीं पहुंचा पाता। और तुम्हें हैरान होने की जरूरत नहीं है। होली फ्लेम की पावर से ब्रेक थ्रू करना ही हम लाइफ एंड डेथ फायर बीस्ट्स का इकलौता चांस होता है। हम हमेशा लावा की जमीन में रहते हैं, और लाइफ एंड डेथ फायर का जन्म तो और भी मुश्किल होता है। लाइफ एंड डेथ फायर बीस्ट ने कहा, मुझे पहले लाइफ एंड डेथ फायर दो, फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शाओयान ने थोड़ी देर सोचकर तुरंत कहा। उसे फायर बीस्ट की चाल पर शक था। तुम? लाइफ एंड डेथ फायर बीस्ट ने यह सुनकर सोचा, अगर उसने पहले ही लाइफ एंड डेथ फायर दे दी तो शायद ये इंसान। चिंता मत करो, ये तुम्हारा टेरिटरी आखिर, और मैंने पहले ही कहा था कि मैं यहाँ 2 काम के लिए आया हूँ, उनमें से एक लाइफ एंड डेथ फायर है। तुम वेट कर सकते हो जब तक मैं तुम्हारी ट्रिब्यूलेशन में मदद ना कर दूं, उसके बाद मुझे लाइफ एंड डेथ स्प्रिंग तक ले जाना। शाओयान मुस्कुरा कर बोला।
बॉय, मैंने तुम्हें लाइफ एंड डेथ स्प्रिंग तक ले जाने का प्रॉमिस नहीं किया। मैंने सिर्फ लाइफ एंड डेथ फायर देने की बात की है। जहां तक लाइफ एंड डेथ स्प्रिंग का सवाल है, वो मेरा काम नहीं। अगर तुम अंदर जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें वॉर्न करता हूं, लाइफ एंड डेथ सेकंड यी क्वान के लोग मुझसे ज्यादा टेरिफाइंग हैं और मुझसे ज्यादा ग्रीडी हैं। तुम होली फ्लेम लेकर घूम रहे हो, अंदर जाओगे तो जिंदा बाहर आ पाओगे या नहीं कहना मुश्किल है, फायर बीस्ट ने ठंडी आवाज में कहा। उसकी चिंता मत करो, शाओयान मुस्कुराया। शाओयान ने लाइफ एंड डेथ सेकंड यी क्वान में एंटर करने से पहले तैयारी कर रखी थी। लेट स्टेज 8 स्टार डू एम्परर लेवल का विशियस ओल्ड मॉन्स्टर और ह्यूमन 9 स्टार डू एम्परर लेवल के मॉन्स्टर्स। बिना प्रिपरेशन के शाओयान कभी रैश मूव नहीं करता। रास्ता दिखाओ, शाओयान ने बिना झिझक कहा। मेरे पीछे आओ। थोड़ी देर के बाद शाओयान को लगा कि शाओयान की बात में दम है और तुरंत रास्ता दिखाने लगा। आखिर ये उसका टेरिटरी था। अगर शाओयान ने अपनी बात से मुकर गया तो वो विशियस ओल्ड मॉन्स्टर के साथ मिलकर उसे वापस ला सकता था। 6 स्टार डू परफेक्ट स्ट्रेंथ होने के बावजूद होली फ्लेम की पावर शाओयान अभी ज्यादा यूज नहीं कर सकता था। चलो, फायर बीस्ट को बिना झिझक देखकर शाओयान सीधा लावा में घुस गया। होली फ्लेम की प्रोटेक्शन और सोल पावर की आइसोलेशन के साथ वो उसके बिल्कुल पीछे चला गया। तुम श्योर हो कि यही रास्ता है? जैसे ही शाओयान का शरीर मॉल्टन स्लरी में डूबा, उस पर प्रेशर बहुत बढ़ गया। यहाँ का टेम्परेचर और सप्रेशन उसके सोच से कहीं ज्यादा स्ट्रांग था। चिंता मत करो, जब मैंने तुमसे डील की है तो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, फायर बीस्ट ने सीधा जवाब दिया। बैंग बैंग बैंग, एक इंसान और एक बीस्ट मेल्ट के बॉटम की तरफ बढ़ते गए। वो क्या है? कुछ देर बाद शाओयान ने आगे एक लाइट गेट देखी। उस गेट के अंदर कई ऑब्सक्योर आरवाह थे। कुछ तो इतने भयानक थे कि शाओयान को डर महसूस हुआ। वो लाइफ एंड डेथ सेकंड यी क्वान का एंट्रेंस है, फायर बीस्ट ने पीछे मुड़कर कैजुअली कहा। लाइफ एंड डेथ सेकंड यी क्वान? शाओयान ये देखकर खुशी से भर गया। बॉय, रुक जाओ। जैसे ही शाओयान लाइफ एंड डेथ सेकंड यी क्वान की तरफ बढ़ने लगा, फायर बीस्ट ने वॉइड फोर्स से उसे सीधा पीछे खींच लिया। मौत ढूंढने से पहले मेरी ट्रिब्यूलेशन में मदद करो, उसके बाद मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, फायर बीस्ट ने गुस्से में डांटा। शाओयान भी जानता था कि ये जगह कितनी डेंजरस है, इसलिए वो रुका नहीं और आगे बढ़ने लगा। लाइफ एंड डेथ सेकंड यी क्वान में बहुत ज्यादा स्ट्रांग लोग हैं। स्वैम्प एरिया के ह्यूमंस शायद उनके लिए काफी भी नहीं होंगे। फायर बीस्ट ने सिर हिलाया। वो शाओयान के चांसेस को लेकर ऑप्टिमिस्टिक नहीं था। इसका क्या मतलब है? शाओयान तुरंत पूछ बैठा। विशियस ओल्ड मॉन्स्टर, वो अपनी अपीयरेंस मेंटेन करने के लिए अक्सर ह्यूमंस को मार देता है। वो ह्यूमन एसेंस अब्जॉर्ब करके अपनी जौवनी बनाए रखता है, इसलिए तुम्हें सावधान रहना होगा। ये कहकर फायर बीस्ट अचानक रुक गया। यही है, उसने छोटे में कहा और उसकी आंखें सामने के वॉइड पर टिक गईं। यही है? शाओयान हैरान हुआ। बैटल थ्रू द हेवंस, द गॉड, द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 807, 6 लीव्स ऑफ लाइफ एंड डेथ फायर। वही है लाइफ एंड डेथ फायर। शाओयान इस वक्त अपने सामने ज्यादा दूर ना खड़ी उस प्लांट को घूर रहा था। वो प्लांट ब्लैक और व्हाइट रंग का था। उसका ब्लैक राइजोम उंगली के साइज का था और उसकी बड़ी सफेद पत्तियां थीं। उसकी जड़ आइसिकल्स के अंदर छुपी हुई थी और उस प्लांट के आसपास एक फायरी रेड फ्लेम धीरे धीरे घूम रही थी, जो काफी मिस्टीरियस लग रही थी। वही लाइफ एंड डेथ फायर है, अगर चाहिए तो खुद जाकर ले लो। लाइफ एंड डेथ बीस्ट ने उसे देखते ही थोड़ा दर्द महसूस किया। मुश्किल से अपनी नजर हटाई और शाओयान से बोला। आखिर उसने हजारों सालों तक लाइफ एंड डेथ फायर की रक्षा की थी और अब कोई और उससे उसके सामने ले जा रहा था। दुख तो होना ही था। याद रहे, लाइफ एंड डेथ फायर शुरू से हाईएस्ट तक 7 लीव्स में डिवाइडेड है। इसकी अपीयरेंस देखकर लगता है ये 6 लीफ लाइफ एंड डेथ फायर है। शायद शाओई के नेक्स्ट ग्रोथ स्टेज के लिए ये बहुत हेल्पफुल होगी, लेकिन मुझे अभी तक पता नहीं शाओई के शरीर पर जो रीइंकारनेशन सील है वो क्या है। शाओयान धीरे से बोला। आवाज में खुशी थी लेकिन चिंता भी। डूडी कॉन्टिनेंट पर आने के बाद भले ही शाओयान ने एंशिएंट एम्परर टूशे से कंप्लीट बर्निंग जजमेंट पा लिया हो, लेकिन शाओई के माथे पर मिस्टीरियस रीइंकारनेशन मार्क हमेशा उसके दिमाग में रहता था। शाओयान को रीइंकारनेशन सील के बारे में ज्यादा पता नहीं था, लेकिन सोचने पर वो अच्छी चीज नहीं लगती थी। और शाओयान और शाओई का रिश्ता भाइयों जैसा था, इसलिए वो कभी शाओई को खतरे में नहीं पड़ने देगा। शाओई नेक्स्ट स्टेज में एंटर करेगा। रीइंकारनेशन सील। थोड़ी देर बाद शाओयान के पास खड़ा लाइफ एंड डेथ बीस्ट ये सब सुनकर तुरंत शॉक हो गया। अगर और कुछ ना भी हो, सिर्फ रीइंकारनेशन के 3 शब्द ही सामने वाली लाइफ एंड डेथ फायर से 10,000 गुना ज्यादा प्रेशियस थे। क्या हुआ, तुम जानते हो? शाओयान ने फायर बीस्ट की शॉक देखकर तुरंत पूछा। बॉय, मुझे रीइंकारनेशन सील क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन मुझे अंदाजा है कि इसका संबंध डू सीएन लेवल से ऊपर के पावर हाउसेस से हो सकता है। और तुम्हारी बातों से लगता है तुम लाइफ एंड डेथ फायर किसी और के लिए ढूंढ रहे हो। बिल्कुल, शाओयान ने बिना कुछ छुपाए सीधा मान लिया। जिसके बारे में तुम कह रहे हो वो फायर स्पिरिट होना चाहिए।
थोड़ी देर रुककर फायर बीस्ट की आंखों में जलन भरी जलन दिखने लगी। हाँ, फायर बीस्ट का गेस सही देखकर शाओयान थोड़ा हैरान हुआ। तुम्हें एक बात नहीं पता, होली फ्लेम सबसे प्योर फायर एट्रीब्यूट पावर होती है और इस तरह की पावर अक्सर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस वाली क्रीचर्स को जन्म देती है। उन्हें होली फ्लेम स्पिरिट कहते हैं। लेकिन फायर एल्फ अलग होता है। फायर एल्फ भी फायर एट्रीब्यूट का रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन वो एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल होता है जिसके पास बहुत पावरफुल स्ट्रेंथ होती है। तुम ऐसे समझ सकते हो, होली फ्लेम प्योर फ्लेम पावर है, होली फ्लेम स्पिरिट उस पावर का सिर्फ एक हिस्सा होता है। लेकिन फायर एल्फ एक ऐसा इंडिविजुअल है जो फ्लेम पावर को पोजेस करता है। और कहा जाता है कि फायर एल्फ्स पैदा होते वक्त सिंपल होते हैं। सिर्फ तब जब वो ह्यूमन से टच होते हैं वो ऑटोमेटिकली अपना मास्टर रिकॉग्नाइज करते हैं। और एक बार फायर स्पिरिट तुम्हें रिकॉग्नाइज कर ले, तुम्हारी फ्यूचर अचीवमेंट्स लिमिटलेस हो जाती हैं। लाइफ एंड डेथ बीस्ट ने जलन भरी आवाज में कहा। सेइंग ज्यादा स्ट्रांग है या फायर स्पिरिट? शाओयान ने तुरंत पूछा। होली फ्लेम सिर्फ एक डैजलिंग फ्लेम पावर का ग्रुप है। इवन होली फ्लेम स्पिरिट भी पावर ही है, लेकिन फायर एल्फ एक लॉयल कंपेनियन क्रीचर है जिसके पास पावरफुल फ्लेम पावर है, समझे? और मैच्योर स्टेज का फायर एल्फ होली फ्लेम से काफी ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन फायर एल्फ को बर्थ से मैच्योरिटी तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। समझ गया? होली फ्लेम स्ट्रांग है, लेकिन उसे कंट्रोल करने के लिए किसी की जरूरत होती है। और फायर स्पिरिट खुद एनिमी से लड़ सकता है। ठीक है, जल्दी लाइफ एंड डेथ फायर कलेक्ट करो, वरना मैं अपनी बात से मुकर गाऊंगा, बेचैन होकर फायर बीस्ट बोला। अच्छा। शाओयान जोर से हंस पड़ा और सीधा लाइफ एंड डेथ फायर की तरफ पड़ गया। सच में जेलस करने वाला लड़का है। होली फ्लेम मिलना काफी नहीं था, फायर स्पिरिट भी मिल गया। ये तो लोगों को बहुत हर्ट करता है। फायर एट्रीब्यूट के दो सबसे पावरफुल ट्रेजर्स इस लड़के को मिल गए, ये सच में अनफेयर है। उदास होकर फायर बीस्ट बोला। होली फ्लेम हमेशा से बहुत पावरफुल रही है, जो भी उसे पाता है वो टेरिफाइंग हो जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में फायर एल्फ की ग्रोथ उससे भी ज्यादा भयानक होती है। आखिर जब फायर एल्फ मैच्योर स्टेज में पहुंचता है तब वो इमॉर्टल वॉरियर से लड़ने लायक राइट हैंड असिस्टेंट बन जाता है। लाइफ एंड डेथ फायर, इसमें 6 लीव्स हैं। इसे कलेक्ट करना आसान नहीं होगा। लाइफ एंड डेथ फायर के पास आकर शाओयान रुक गया। लाइफ एंड डेथ फायर की खासियत ये थी कि उसे फ्लेम और आइस दोनों चाहिए होते हैं। अगर इनमें से कोई एक भी ना हो तो वो तुरंत मुरझा जाती और फिर सब बेकार। राइट, बोन स्पिरिट कोल्ड फायर। अगले ही पल शाओयान को कुछ याद आया और वो जोर से हंस पड़ा। जैसे ही शाओयान की आवाज गिरी, एक आग जो एक्सट्रीम कोल्ड छोड़ रही थी तुरंत उभर आई। एम्परर यान होने के नाते शाओयान अपने एम्परर फ्लेम से अलग अलग फ्लेम्स निकाल सकता था। क्रैकलिंग। जैसे ही शाओयान की आइस और फ्लेम लाइफ एंड डेथ फायर को छुई, तुरंत उसने स्ट्रॉन्ग रिपल्शन दिखाया। लेकिन अगले ही पल जब उसने महसूस किया कि शाओयान की पावर मैलिशियस नहीं है, तो उसने धीरे धीरे अपनी गार्ड कम कर दी। अंदर आ जाओ मेरे लिए। जैसे ही लाइफ एंड डेथ फायर में गार्ड छोड़ी, अचानक शाओयान गरजा। आइस और फ्लेम की 2 धाराएं तुरंत लाइफ एंड डेथ फायर को लपेट गईं। अगले पल वो सीधा शाओयान की पाम पर आ गई। लेकिन इस वक्त शाओयान को अपने मास्टर याओ लाओ की बात याद आई। मेडिकल हर्ब्स तोड़ते वक्त रूट नेस्ट को कभी डैमेज नहीं करना चाहिए। जब तक रूट सेफ है, नई हर्ब जल्दी ग्रो कर सकती है। तुरंत शाओयान ने बहुत ही संभल कर लाइफ एंड डेथ फायर को निकाल लिया। हो, बस थोड़ा सा रह गया था। गहरी सांस लेकर शाओयान ने अपनी पाम पर रखी 6 लीफ लाइफ एंड डेथ फायर को देखकर मुस्कुराया। इस चीज के साथ और कुछ मेडिसिनल पिल्स की मदद से शाओई शायद स्मूथली 9 स्टार डू एम्परर में एंटर कर लेगा। जब शाओई 9 स्टार डू एम्परर बन जाएगा और हम दोनों मर्ज करेंगे तो शायद हमारी स्ट्रेंथ टेम्परेरीली 9 स्टार डू एम्परर लेवल तक बढ़ जाएगी। फिर शाओयान धीरे से बोला, ले लिया। दिल में प्लान बनाकर शाओयान ने 6 लीफ लाइफ एंड डेथ फायर को केयरफुली अपने रिंग में रख लिया और फिर धीरे से लाइफ एंड डेथ बीस्ट के पास आ गया। हे लाइफ एंड डेथ बीस्ट, पता नहीं रूइंस में ये 2 मेडिकल मटेरियल्स हैं या नहीं? शरारती हंसी के साथ शाओयान ने पूछा। क्या? फायर बीस्ट ने देखा कि शाओयान ने रूट नेस्ट को डैमेज नहीं किया। उसकी शाओयान के प्रति अच्छी इंप्रेशन बन गई। कैंग लॉन्गलू, टेविनलिन किंगसिंग, शाओयान ने धीरे से कहा और फायर बीस्ट के जवाब का इंतजार करने लगा। क्या बात है, कैंगलोंग ड्यू, हेवनली किंग जिनसिंग। लाइफ एंड डेथ फायर बीस्ट ने ये सुनते ही अपनी प्यूपिल्स जोर से सिकोड़ ली। साफ था कि शाओयान के इन 2 सवालों ने उसे बहुत चौंका दिया। तुम्हें क्या लगता है ये दोनों चीजें क्या हैं? लाइफ एंड डेथ फायर बीस्ट ने खुद को संभालते हुए शाओयान से कहा। शाओयान ने ये सुनकर नेचुरली इन दोनों चीजों की कीमतियत समझ ली, लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। अब वो अपने एंसेस्टर शाओ शुआन को रिवाइव करने से सिर्फ 1 कदम दूर था और सोल रिजरेक्शन पिल को रिफाइन करने के सबसे इंपॉर्टेंट मटीरियल्स हैं गेल ट्रेजर फ्रूट, कैंग
कैंगलोंग डू और हेवनली किंग जिनसिंग। गेल ट्रेजर फ्रूट शाओयान पहले ही किन्सन से ले चुका था, लेकिन बाकी के 2 मेडिसिनल मटेरियल्स अभी मिसिंग थे। जहां तक डाओ एम्परर की बॉडी की बात है, मिंग कल्ट का 6 स्टार डाओ एम्परर का परफेक्ट एंटोराज इस वक्त चुपचाप शाओयान के रिंग स्पेस में पड़ा था। कैंगलोंग ड्यू के बारे में सोचना भी मत। ड्रैगन क्लैन की चीजें दुनिया में फॉर्मिडन है और ड्रैगन क्लैन इतना पावरफुल है कि हम ह्यूमंस अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन हेवनली किंग जिनसिंग शायद ग्वांगहान आइलैंड में मौजूद है। थोड़ी देर सोचने के बाद लाइफ एंड डेथ फायर बीस्ट बोला। सच? शाओयान ये सुनते ही खुश हो गया। आखिरी के 2 मेडिसिनल हर्ब्स में से कोई एक भी मिल जाए तो शाओयान के लिए काफी था। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे धुंधला याद है कि ग्वांगहान आइलैंड में एक है। लाइफ एंड डेथ फायर बीस्ट ने सीधे कहा। ठीक है, ये काम खत्म होते ही ग्वांगहान आइलैंड जाकर उससे लेने की कोशिश करूंगा। शाओयान ने दिल में प्लान बना लिया। अब तुम मेरी ट्रिब्यूलेशन में मदद कर सकते हो? थोड़ी देर रुककर फायर बीस्ट बोला। अरे हाँ, शाओयान शर्मिंदगी से सर हिला दिया। हेवनली किंग जिनसिंग की खबर सुनकर वो सब भूल गया था। हम ट्रिब्यूलेशन कहाँ क्रॉस करेंगे? शाओयान ने पूछा। वापस उस मोल्टन वर्ल्ड में, वहां मैं खुद को और स्ट्रांग बना सकता हूँ और सक्सेस रेट भी बढ़ेगा। फायर बीस्ट बोला। चलो फिर। शाओयान ने धीरे से सर हिला दिया। क्या तुम्हारी ट्रिब्यूलेशन में थंडर ट्रिब्यूलेशन आएगी? वापस जाते वक्त शाओयान ने पूछा। उसने कभी 7 स्टार डाओ एम्परर मैजिकल बीस्ट की ट्रिब्यूलेशन नहीं देखी थी। हाँ, हमारी मैजिकल बीस्ट कल्टीवेशन तुम ह्यूमन से अलग है, लेकिन हम भी ट्रिब्यूलेशंस पर डिपेंड करते हैं स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। बस फर्क ये है कि बीस्ट को हेवन अर्थ ज्यादा सप्रेस करता है। तुम ह्यूमंस हमसे ज्यादा खुशनसीब हो। लाइफ एंड डेथ फायर बीस्ट हंस पड़ा। समझ गया। शाओयान ने तुरंत सर हिला दिया। बस स्वैम्प एरिया के ऊपर जो लोग लाइफ एंड डेथ सेकंड इक्युआन पर नजर रखे बैठे हैं, वो हमारे सामने कुछ भी नहीं। शाओयान के होठों पर अचानक हल्की सी ठंडी हंसी आई। क्लियरली वो कुछ प्लान कर रहा था। तुम लड़का काफी यिन हो, पर मुझे पसंद आया। सिर्फ कुछ ग्रीडी और डरपोक कचरा लोग हैं जो ट्रेजर चाहते हैं। लाइफ एंड डेथ फायर भी जोर से हंस पड़ा। यही है। थोड़ी देर बाद लाइफ एंड डेथ फायर बीस्ट ने सीधा शाओयान से कहा। शाओयान ने हल्की सी हाँ की और दोनों वापस मोल्टन वर्ल्ड में आ गए। मुझे क्या करना होगा? शाओयान ने पूछा। बहुत सिंपल है, तुम्हें बस होली फ्लेम की पावर मेरे शरीर में डालनी है, बाकी सब मुझे छोड़ दो। लाइफ एंड डेथ फायर बीस्ट फाइनली खुशी से मुस्कुराया। ठीक है, शाओयान ने बिना डिले किए मान लिया। तैयार हो जाओ, लाइफ एंड डेथ फायर बीस्ट ने याद दिलाया। फिर उसने आसमान की तरफ मुंह करके एक लंबी दहाड़ मारी। तुरंत ही स्कॉर्चिंग मोल्टन वर्ल्ड में भयानक लावा उबलने लगा और पागलों की तरह फायर बीस्ट की तरफ जमने लगा। ये बंदा सच में पागल है। शाओयान ये देखकर बोल पड़ा। फायर बीस्ट का ये तरीका बिल्कुल उस वक्त जैसा था जब शाओयान ने स्ट्रेंज फायर डिवार की थी। वायलेंट एनर्जी को ट्रिब्यूलेशन के क्रिटिकल पॉइंट तक धकेलना। फायर। थोड़ी देर बाद फायर बीस्ट पूरी तरह फायरी रेड लावा से ढक गया और शाओयान पर गरजा। होत्सियन थियानियान, बाहर आओ। शाओयान ने तुरंत खाकी येलो होली फ्लेम बुलाई। अगले ही पल वो सीधा फायर बीस्ट के शरीर में घुस गई। आह! जैसे ही खाकी येलो होली फ्लेम उसके शरीर में घुसी, फायर बीस्ट दर्द से चीखा। होली फ्लेम की पावर सच में जानलेवा थी। संभल के, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। शाओयान ने तुरंत चिल्लाकर कहा। फायर बीस्ट बहादुर था, लेकिन अगर वो इस ट्रायल को सर्वाइव नहीं कर पाया तो होली फ्लेम उसे राख बना देगी। आखिर होली फ्लेम कोई आम आग नहीं थी, मुझे पता है। आह! फायर बीस्ट ठंडी आवाज में गरजा। उसने क्लियरली होली फ्लेम की पावर को अंडर एस्टिमेट किया था, लेकिन जैसे ही मोल्टन वर्ल्ड में उसकी दहाड़ गूंजी, स्वैम्प एरिया में भी एक के बाद एक बदलाव होने लगे। क्या हो रहा है? लेंग फुयाओ सबसे पहले एबनॉर्मैलिटी महसूस करने वाली थी। उसकी स्ट्रेंथ भले ही ज्यादा ना हो, लेकिन एक फार्मासिस्ट होने के नाते उसकी सोल पावर पूरे रुइंस में टॉप 10 में आती थी। क्या हुआ? योरू ने पूछा। इस स्वैम्प की फॉग गायब हो गई है और स्वैम्प के ऊपर थंडर क्लाउड्स जमते हुए लग रहे हैं। देखो, लेंग फुयाओ ने सीधे ऊपर इशारा किया। थंडर क्लाउड? ये किस लिए? शियूची हैरान हो गई। ये थंडर क्लाउड मेडिसिनल पिल रिफाइनिंग वाली नहीं लग रही, ये ज्यादा मैजिकल बीस्ट ब्रेक थ्रू की थंडर ट्रिब्यूलेशन जैसी लग रही है। किनसिन ने धीरे से कहा। मैजिकल बीस्ट की थंडर ट्रिब्यूलेशन? मूफंग और मू यिंगिंग दोनों स्टन रह गए। कुछ पावरफुल मैजिकल बीस्ट जब ब्रेक थ्रू करते हैं तो हेवन अर्थ की रेस्ट्रिक्शन अट्रैक्ट होती है, इसलिए थंडर ट्रिब्यूलेशन आती है। सिर्फ थंडर ट्रिब्यूलेशन सर्वाइव करने के बाद ही उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। अगर ट्रिब्यूलेशन फेल हो जाए तो बीस्ट सीधा मर जाता है। किनसिन ने समझाया। शाओयान क्या कर रहा है? ट्रिब्यूलेशन कैसे ट्रिगर हो गई? सब लोग अंदर ही अंदर सोचने लगे, लेकिन साथ ही दूसरों से सतर्क भी रहे। यहाँ थंडर ट्रिब्यूलेशन कैसे आ गई? 5 पॉइजन्स भी कंफ्यूज थे। क्या शाओयान ने नीचे किसी मैजिकल बीस्ट के साथ डील कर ली? लिंजुए ने बोल्ड गैस लगाया। क्लियरली वो शाओयान से डरा हुआ था। फिलहाल देखते हैं। 5 पॉइजन्स ने स्वैम्प को घूरते हुए कहा। नीचे से धीरे धीरे स्कॉर्चिंग टेम्परेचर फैल रहा था। थंडर ट्रिब्यूलेशन? क्या ये डीमन बीस्ट ब्रेक थ्रू का साइन नहीं है? शाओयान आखिर कर क्या रहा है? शाओबी उलझन में बोली। मुझे लगता है वो लड़का स्टार थिकी ने कुछ अंदाजा लगाया और हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर आई। एस्ट्रोलॉजी में होशिता की लगभग मास्टर हो चुकी थी। उसके हिसाब से शाओयान नीचे लाइफ एंड डेथ फायर ले चुका है और गार्डियन भी उससे हार चुका है। डीमन बीस्ट की थंडर ट्रिब्यूलेशन? अगले पल की हावरान की प्यूपल्स सिकुड़ गईं। ऊपर के टेरिफाइंग थंडर क्लाउड्स को देखकर उसके दिल में डर उभर आया। शाओयान आखिर कर क्या रहा है? स्वैम्प के नीचे इतना स्कॉर्चिंग टेम्परेचर क्यों है? और ये मॉन्स्टर थंडर ट्रिब्यूलेशन क्या है? दूचुन हैरान था। ये क्लियरली डीमन बीस्ट की थंडर ट्रिब्यूलेशन थी, लेकिन शाओयान डीमन बीस्ट नहीं हो सकता। ये कोई नहीं मानेगा। अगर ऐसा है तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बची। ये थंडर ट्रिब्यूलेशन नीचे वाले गार्डियन की वजह से आई है। क्या शाओयान को गार्डियन ने निगल लिया? की हाओ किंग थोड़ा शॉक्ड होकर बोला। मुझे नहीं लगता।
हालांकि नीचे के डीमन बीस्ट की स्ट्रेंथ बहुत ही टेरिफाइंग है, लेकिन क्लियरली उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि शाओयान को डिवावर करके ट्रिबुलेशन क्रॉस कर सकें। शाओयान की स्ट्रेंथ भले ही सिर्फ कंप्लीट 6 स्टार डोडी हो, लेकिन अगर सच में फाइट हो तो मुझे भी उससे जीतने की पूरी सर्टेनिटी नहीं है। इसलिए चाहे वो गार्डियन को ना हरा पाए, एस्केप करना उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे डैजलिंग और डेंजरस फ्लक्चुएशंस पैदा हो रहे थे, सोंग यू ने तुरंत कहा, सोंग यू, अपनी ही प्रेस्टीज को डिस्ट्रॉय करने की बात मत करो। शाओयान उतना स्ट्रांग नहीं है जितना तुम कह रही हो। मेरी नज़र में शाओयान बस एक ऐसा लड़का है जो सिर्फ कंस्पिरेसी और ट्रिक्स यूज़ करना जानता है। सोंग यू की बात सुनते ही और आयन गेट रूइंस के एंट्रेंस पर शाओयान से पिटने की वजह से ची फैमिली के दोनों भाइयों की शाओयान के लिए नफरत और गहरी होती जा रही थी। मानो या ना मानो, सोंग यू को इस आदमी से बकवास करने का कोई शौक नहीं था और तुरंत उसने आसमान में घने होते थंडर ट्रिबुलेशन को घूर कर देखना शुरू कर दिया। इस थंडर कैलामिटी का टेरिफाइंग लेवल शायद उनके 7 स्टार डोडी के हैंडल करने की कैपेसिटी से भी ज़्यादा था। अगर ये थंडर कैलामिटी सीधा सौंप पर गिर जाए तो चाहे लाइफ एंड डेथ एरिक्वाइन कितना भी प्रेशियस हो, उन्हें दूर भागना पड़ेगा। आखिर जान चली गई तो चीज़ें बेकार हैं। यहाँ आखिर हो क्या रहा है? ची होरान इंतज़ार से बेचैन हो गया और ज़ोर से चिल्लाया। ची होरान की बेचैनी देखकर फंग होंग और सोंग यू ने सीधा इग्नोर कर दिया। नहीं, मुझे नीचे जाकर देखना पड़ेगा। ये शाओयान आखिर कर क्या रहा है? कुछ ही सांसों बाद ची होरान की आंखों में डिटर्मिनेशन चमकी और बिना हिचकिचाहट के उसने ची हाओ किंग को पकड़ा और सौम की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। अगर तुम दोनों मेरी बात मानो तो उन्हें छोड़ दो। मुझे हमेशा लगता है कि इस सौंप एरिया में बहुत डेंजर्स छुपे हुए हैं। अगर तुम अभी नीचे गए तो शायद ये सीधा मौत के बराबर होगा। जैसे ही फंग होंग और दूचुन एक्शन लेने वाले थे, सोंग यू ने सीधा बोल दिया। क्लियरली उसने कुछ नोटिस किया था। फिर लाइफ एंड डेथ के सेकंड इक्वान का क्या? फंग होंग को क्लियरली उसमें काफ़ी इंटरेस्ट था और तुरंत पूछा। फिक्र मत करो, कुछ वक्त तक कोई उस चीज़ तक नहीं पहुंच पाएगा, सोंग यू ने सीधा जवाब दिया। थंडर ट्रिबुलेशन की स्ट्रेंथ देखकर लग रहा था कि सोंग यू कुछ अंदाज़ा लगा चुकी थी। लेजिए शायद सौम के नीचे चला गया है। अगले ही पल सोंग यू के पास खड़ी छोटी सी होंग चीन ने सरप्राइज भरी आवाज़ में कहा, ये। सोंग यू ने ये सुनकर भौएं से कौन ली। अगर थंडर ट्रिबुलेशन सौम के ऊपर होता तो डाउट नहीं था कि ट्रिबुलेशन वहां अपीयर होता और सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी गार्डियन की होती। तब वो लोग गार्डियन को ट्रिबुलेशन के वक्त फेटल ब्लो देकर लाइफ एंड डेथ के 2 स्प्रिंग्स में घुस सकते थे। लेकिन अगर लेजिए सौम के नीचे चला गया तो इसका मतलब था कि उस आदमी को पहले ही उनकी सोच का पता चल गया था। अब बात ट्रबलसम हो गई थी। कोई सौम्प एरिया में एंटर कर गया। ची फैमिली के सेकंड ब्रदर्स, ज़ोंगलिंग रॉयल फैमिली के लोग। ये लोग इतने डेंजरस सौम्प एरिया में इस वक्त क्यों जा रहे हैं? क्या इन्होंने कुछ डिस्कवर किया? ये देखकर स्टार्की ने हल्का सा सिर हिलाया, क्लियरली कुछ सोच रही थी। मिस, क्या बात है? स्याओबी ने अपनी मास्टर को इतना सीरियस कम ही देखा था, इसलिए तुरंत पूछा। एस्ट्रोलॉजी के प्रेडिक्शन के मुताबिक लगता है ज़ोंगलिंग रॉयल फैमिली ने उस कैटास्ट्रोफी में लीड लिया है और ची फैमिली के दोनों भाइयों का डिजास्टर के सोर्स से कुछ कनेक्शन लगता है। स्टार्की ने रुक रुक कर कहा, कैटास्ट्रोफी? डिजास्टर का सोर्स? स्याओबी को डाउट्स थे, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजी पर भरोसा करती थी, इसलिए ज़्यादा नहीं पूछा। एस्ट्रोलॉजी हमेशा मिस्टीरियस रही है। उसकी मास्टर स्टार्की की एस्ट्रोलॉजी पर पकड़ उससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थी। अगर स्टार्की ने ऐसा कहा है तो बात सच होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। अब हम क्या करें? फॉलो करें? स्याओबी ने पूछा। नहीं, मेरे गैस के मुताबिक ये थंडर ट्रिबुलेशन नीचे के गार्डियन की वजह से है। मुझे नहीं पता शाओयान की करंट सिचुएशन क्या है, लेकिन शाओयान डेफिनेटली ठीक है। ये गार्डियन भी स्मार्ट है। इतने सारे स्ट्रांग लोग यहाँ हैं, अगर वो सौम के ऊपर ब्रेक थ्रू करता तो उसे एनसर्कलमेंट का सामना करना पड़ता। लेकिन सौम के नीचे अननोन का डर होने की वजह से बहुत से स्ट्रांग लोग नीचे जाने की हिम्मत नहीं करते। और नीचे एक्सट्रीमली हॉट वेव भी है। अगर ची फैमिली के दोनों भाई इतनी जल्दी में नीचे गए तो कॉन्सिक्वेंसेज अच्छे नहीं होंगे। स्टार्की ने कहा। जी हाँ, स्याओबी ने तुरंत सिर हिला दिया। आखिर दोनों की स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं थी। अगर वो रैशली नीचे जाते तो अंजाम बुरा हो सकता था। कोई नीचे चला गया। लगता है ची फैमिली के सेकंड ब्रदर्स। लगता है ची फैमिली के सेकंड ब्रदर्स को अभी शाओयान ने पीटा था और अब वो डर रहे हैं कि लाइफ एंड डेथ के 2 स्प्रिंग्स शाओयान न ले लें, इसलिए वो इम्पेशेंट हो गए हैं। वधु ने कहा, ये दोनों लोग बुरी नीयत रखते हैं। शायद शाओयान के लिए पहले से ही ग्रजेस रखते हैं। अगर ऐसे ही चला तो एक फियर्स बैटल अनअवॉइडेबल है। लिन जू ने कहा, मुझे क्यूरियोसिटी है कि शाओयान इतने टाइम से नीचे गार्डियन के साथ पीसफुली कैसे रह रहा है, और मुझे वेगली सा फील हो रहा है कि ये थंडर ट्रिबुलेशन शाओयान से भी रिलेटेड है। वू पो ने कहा, ये दोनों लोग जल्दी में गरम टोफू नहीं खा सकते।
लिनजू ने धीरे से सिर हिलाया। अब देखने लायक तमाशा होगा। जैसे ही उसने कुछ नोटिस किया, वूपो अचानक हंस पड़ा। इतनी बड़ी हलचल के बाद अनेक लोगों की नजरें सौंप एरिया पर टिक गईं। इस वक्त लेजिए सौंप के अंदर गायब हो चुका था और एरिया फिर से शांत हो गया था। बाकी स्ट्रांग लोग बेचैन थे, लेकिन उन्हें वेट ही करना था। ची फैमिली के दोनों भाई सीधा सौंप में घुस गए थे। शाओयान तो पहले ही अंदर जा चुका था। तुमने एक्चुअली थंडर ट्रिबुलेशन को इस मोल्टन वर्ल्ड में ले आया। शाओयान ने अप्रोचिंग टेरिफाइंग थंडर ट्रिबुलेशन को देखकर तुरंत पीठ में ठंडी सी लहर महसूस की। इस थंडर कैलामिटी का फियर लेवल इतना था कि वो अभी अपनी फुल स्ट्रेंथ से ही मुश्किल से इसे हैंडल कर पाता। डीमन बीस्ट का ट्रिबुलेशन इतना टेरिफाइंग होता है? डरो मत, अगर मैं सोम पर ब्रेक थ्रू करता तो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग ह्यूमंस मुझे ब्लॉक कर देते, इसीलिए मुझे ये करना पड़ा। अच्छी बात यह है कि ये लावा वर्ल्ड सोम्प एरिया से आइसोलेटेड है, तो एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन मिल गई। लाइफ एंड डेथ फायर बीस्ट शाओयान की बात से बिल्कुल नहीं डरा। आखिर दोनों अब कोऑपरेटिव रिलेशनशिप में थे। ठीक है, तुम जल्दी ब्रेक थ्रू करो। लेकिन जैसे ही शाओयान की बात खत्म हुई, लाइफ एंड डेथ फायर बीस्ट की मुस्कुराती आंखें अचानक हैवी हो गईं और उसकी नज़र दूर के एक स्पेस पर टिक गई। हा, शाओयान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम गार्डियन के साथ मिलकर काम कर रहे हो। अब तुम्हारे पास क्या कहने को बचा है? मोल्टन वर्ल्ड के एंड पर एक पागल सी हंसी ह्यूज पावर के साथ गूंजी। ज़्वांगलिंग रॉयल फैमिली के ची फैमिली के सेकंड ब्रदर्स, एक अर्ली स्टेज 7 स्टार डो एम्परर और एक मिड स्टेज 7 स्टार डो एम्परर। तुम लोग मुझे वाकई बहुत लाइटली ले रहे हो। शाओयान ने दोनों को घूर कर देखा और बोलते ही उसके अंदर से शॉकिंग फाइटिंग स्पिरिट फूट पड़ी। बैटल थ्रू द हेवेंस गॉड द फ्लेम एम्परर का एपिसोड 810, लीडो टू 7 स्टार डोधी। शाओयान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस गार्डियन के साथ मिलकर काम कर रहे हो। ची होरान लावा के किनारे खड़ा होकर नफरत भरी आवाज में शाओयान से बोला। लेकिन इस वक्त ची होरान क्लियरली सामने चमकती हुई थंडर ट्रिबुलेशन और नीचे के टेरिफाइंग मोल्टन वर्ल्ड को महसूस कर सकता था। पहले दोनों भाई गार्डियन की पावर देख चुके थे, लेकिन गार्डियन ने उन्हें स्वैम्प में ढकेल दिया था और उन्हें पता ही नहीं था कि स्वैम्प के नीचे एक केव भी है। जब तुम्हें पहले से पता है तो फिर बकवास करने की क्या जरूरत है? ची फैमिली के सेकंड ब्रदर्स, अर्ली स्टेज 7 स्टार डो एम्परर ची हाओ किंग और मिड स्टेज 7 स्टार डो एम्परर ची हाओ रान का सामना करते हुए शाओयान थोड़ा अलर्ट था, लेकिन बिल्कुल भी पीछे हटने वाला नहीं था। 5 मिनट। लाइफ एंड डेथ फायर बीस्ट ने सिचुएशन समझकर तुरंत सीरियस टोन में कहा, फिक्र मत करो, जब मैंने तुमसे फायदा लिया है तो मैं नेचुरली तुम्हारी मदद एंड तक करूंगा। इसके लिए बहुत धन्यवाद। लाइफ एंड डेथ फायर बीस्ट ने बिना झिझक कहा और मोल्टन वर्ल्ड की पावर को डिवावर करना जारी रखा। शाओयान की होली फ्लेम की मदद से हल्की सी थंडर ट्रिब्यूलेशन की ऑरा उभरने लगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये लाइफ एंड डेथ फायर बीस्ट होगा। लाइफ एंड डेथ फायर वाकई एक अच्छी चीज है। ची होरान ने फायर बीस्ट को घूरते हुए अजीब सी मुस्कान दिखाई। शाओयान, चलो नई और पुरानी दुश्मनी एक साथ निपटा लेते हैं। चलो, ये गार्डियन ट्रिब्यूलेशन से गुजर रहा है, इसकी स्ट्रेंथ काफी कम हो गई है। अगले ही पल ची होरान ने अचानक कहा, गार्डियन तुम संभालो, शाओयान मुझे दे दो। ची होरान ने अपने भाई ची हाओ किंग से कहा। हालांकि उसका भाई भी अर्ली स्टेज 7 स्टार डो एम्परर था, लेकिन ची होरान को हमेशा लगता था कि शाओयान इतना सिंपल नहीं है, इसीलिए उसने तुरंत ही अरेंजमेंट किया। साथ में आओ, वरना अगर तुम हार गए तो मत कहना कि मैंने तुम दोनों को चांस नहीं दिया। शाओयान ने सीधा ची फैमिली के सेकंड ब्रदर्स पर ठंडी हंसी छोड़ी। अगर ये कहीं और होता तो शाओयान इतना एरोगेंट नहीं होता, लेकिन ये मोल्टन वर्ल्ड था। शाओयान खुद फायर एट्रीब्यूट का था और सीक्रेट फ्लेम प्लस मोल्टन वर्ल्ड का बूस्ट उसके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज था। यहां 2 7 स्टार डो एम्परर से लड़ना इम्पॉसिबल नहीं था। शाओयान, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? सिर्फ 6 स्टार डो एम्परर की परफेक्ट स्ट्रेंथ के साथ तुम हम 2 7 स्टार डो एम्परर्स को चैलेंज कर रहे हो? ची हाओ किंग ने तुरंत तुच्छता से हंसी उड़ाई। क्लियरली उसे लगा शाओयान डर गया है, लेकिन ची होरान चाहे नैरो माइंडेड हो लेकिन बहुत कॉशियस था। शाओयान की बात सुनते ही वो तुरंत अलर्ट हो गया। ये लड़का फायर एट्रीब्यूट का है, इस मोल्टन वर्ल्ड में हमारी पावर थोड़ी सप्रेस होगी, लेकिन शाओयान को ये बहुत बड़ा बूस्ट देगा। ची होरान ने मन ही मन सोचा। इतनी बकवास? शाओयान बेचैन होकर बोला और तुरंत उसकी फिगर हिल गई। चलो, यहां लंबी फाइट हमारे लिए ठीक नहीं है, हमें शाओयान को जल्दी से हराना होगा। ची होरान बोला और बिना हिचकिचाहट के अपनी पूरी स्पीड से शाओयान की तरफ दौड़ा। आग, आ जाओ।
दो 7 स्टार डो एम्परर्स का सामना करते हुए शाओयान बिल्कुल नहीं डरा और सीधा पुकारा। जैसे ही शाओयान में कहा, मोल्टन वर्ल्ड में कई बड़े फ्लेम पिलर्स अचानक उभर आए और पागलपन से शाओयान की तरफ दौड़ पड़े। ग्रेट हेवेंस फॉर्च्यून पाम। शाओयान की आवाज गिरते ही एक डैजलिंग फायरी रेड एनर्जी पाम प्रिंट बना और दोनों पर पागलपन से हमला कर दिया। बस इतनी सी ट्रिक? ची होरान ने तुच्छता से स्नर्ट किया, फिर हाथ हिलाया और एक शार्प इनविजिबल विंड ने शाओयान के पावरफुल लगते अटैक को तुरंत मिटा दिया। मेरा वारचक हो, मिस्टीरियल स्पिरिट हैंड। ची होरान ने शाओयान का अटैक तोड़ते ही ची हाओ किंग अचानक उसके पास अपीयर हुआ और उसकी पाम में डार्क रेड टेरिफाइंग एनर्जी जम गई। बैंग बैंग बैंग। बिना डिले के उसने पास खड़े शाओयान पर सीधा हमला किया। इममॉर्टल बॉडी। इतने पावरफुल अटैक का सामना करते हुए शाओयान ने नेचुरली कैजुअल लेना ठीक नहीं समझा और तुरंत डो एम्परर बॉडी समन कर ली। डो एम्परर बॉडी जैसे ही आई, उसने तुरंत ची हाओ किंग का अटैक ब्लॉक कर दिया। डो एम्परर बॉडी, ये चीज वैसे तो पावरफुल है, लेकिन बहुत सालों पहले एलिमिनेट हो चुकी है। शायद अब सिर्फ तुम लोग ही इसे यूज करते हो। ची होरान मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। डो दी बॉडी अटैक और डिफेंस दोनों को कंबाइन करती है, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स है और बहुत ज्यादा एनर्जी और रिसोर्सेज मांगती है। इसीलिए पूरे क्ष्वंथाई सांतियन में अब लगभग सिर्फ फेनश्यांग पवेलियन ही इसे यूज करता है। जरूरी नहीं है। शाओयान के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई और गोल्डन इमॉर्टल बॉडी उसके साथ मोल्टन वर्ल्ड में अचानक घुस गई। ये लड़का पागल हो गया है क्या? ची हाओ किंग भी देखकर हैरान रह गया। इतने डेंजरस मोल्टन वर्ल्ड में घुसना, ज्यादा देर तक सरवाइव करना मुश्किल था। 7th लेयर ब्रेकिंग स्काई रूलर। पहला लेवल। दूसरा लेवल। कुछ देर बाद शाओयान मोल्टन वर्ल्ड से फिर उभर कर आया। इस वक्त एटर्नल फायर का एंशिएंट रूलर उसके हाथ में नहीं था, बल्कि गोल्डन इमॉर्टल बॉडी के ऊपर लपेटा हुआ था। भूम भूम भूम। अगले ही पल शाओयान के कंट्रोल में गोल्डन इमॉर्टल बॉडी बेचैन हो उठी और उसके इल्यूजरी हाथों ने एंशिएंट फायर रूलर को पकड़कर ची फैमिली के दोनों भाइयों की तरफ झटके से वार किया। इसने यहां के मोल्टन स्लरी की पावर यूज की है। ची होरान की आंखों में हैरानी चमकी। क्लियरली मोल्टन वर्ल्ड की मदद से यह अटैक उन दोनों 7 स्टार डो एम्परर्स के लिए भी डेंजरस था। श्वा श्वा। कुछ ही पल में दो चमकती हुई फ्लेम अटैक्स सीधा ची फैमिली के भाइयों के सामने आ गए। दोनों भाइयों के दिल में गर्मी सी दौड़ गई। जायंट फ्लेम के ऊपर की डिस्ट्रक्टिव वाइब्रेशंस बहुत टेरिफाइंग लग रही थीं। मिस्टीरियल स्पिरिट हैंड, मिस्टीरियल स्पिरिट पाम। दोनों भाई झिझके, लेकिन आखिर वो 7 स्टार डो एम्परर्स थे। उन्होंने तुरंत अपनी लाइफ एनर्जी को झटके से एक्टिवेट किया और शाओयान के जायंट फ्लेमिंग रूलर पर जोर से वार किया। 7 स्टार डो एम्परर पावरफुल से निपटना वाकई मुश्किल है। शाओयान मोल्टन वर्ल्ड में शांत खड़ा था। उसकी फिगर लाइफ एंड डेथ फायर बीस्ट को पीछे प्रोटेक्ट कर रही थी। इमॉर्टल बॉडी उसके साथ जुड़ी हुई थी और एटर्नल फायर का एंशिएंट रूलर इमॉर्टल बॉडी पर था। लड़के, आज तुम्हें मरना ही होगा। हाओ किंग, आगे बढ़ो और शाओयान का शिकार करो। वार्म अप फेज के बाद ची होरान की आंखों में अजीब खूनी चमक उभरी और उसने अपने भाई से कहा, ठीक है। ची हाओ किंग के रिस्पॉन्ड करते ही दोनों की प्यूपिल्स अचानक अजीब हो गई। ये ब्लड कर्स का 5वां ग्रेड। ची फैमिली के दोनों भाइयों ने अच्छी तरह कवर किया था, लेकिन वो पल भर की खूनी चमक फिर भी शाओयान की नजर से बच नहीं सकी।